हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको आईबीपीएस पीओ क्लर्क का जो प्री का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको गारंटेड क्रैक करने के कुछ टिप्स बताऊंगा और कुछ पूरा स्टडी प्लान आपको बताऊंगा। और इस प्लान को आप अपनाते हैं तो 15 दिन के अंदर डेफिनेटली 100% गारंटी के साथ आईबीपीएस पीओ का प्री आप क्रैक कर सकते हैं। और इसमें जो टैक्टिक्स मैंने बताई हैं, जो गोल्डन टिप्स मैंने बताई हैं, वो आपका मेंस में भी आपके काम में आएंगी। आईबीपीएस पीओ का जो मेंस होगा और क्लर्क का जो मेंस होगा उसमें भी ये स्ट्रेटजी आपकी काम करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आईबीपीएस क्लर्क का देखते हैं किस तरीके से हम स्ट्रेटजी अपना सकते हैं और किस तरीके से इसको हम सक्सेसफुली क्रैक कर सकते हैं। तो ये वीडियो हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख पाएंगे और इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो देखिए, ये कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि आईबीपीएस पीओ का जो प्री का एग्ज़ाम है वो पूरी तरीके से क्वालिफाइंग है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाते और नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वालिफाइंग है और केवल इसमें आपको कट ऑफ क्लियर करना है, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए ओनली डू द क्वेश्चंस दैट यू आर सर्टेन अबाउट। ये जो स्ट्रेटजी है, ये सक्सेसफुल जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी एसबीआई क्लर्क में जो सक्सेसफुल हुए हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि उन्होंने इस स्ट्रेटजी को अपनाया है, कि उन्होंने उन्हीं क्वेश्चंस को टिक मार्क किया है, उन्हीं क्वेश्चंस को लगाया है जिनके बारे में वो 100% श्योर हैं। तो आपको यहाँ पर गैस वर्क नहीं करना, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि इसमें ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को आपको मार्क करना है जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें आईबीपीएस पीओ प्री में। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ सारे ही सब्जेक्ट्स के, और ये कट ऑफ मैंने डिफरेंट सोर्सेज से लिए हैं, अलग अलग वेबसाइट से लिए हैं। कुछ स्टूडेंट्स की, जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, उनकी ओपिनियन मैंने ली है और उसके बेस पर ये फाइनल कट ऑफ निकल के आया है। इससे ज़्यादा कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। देखिए, इंग्लिश का जो कट ऑफ है वो 5.75 से लेके 7.25 तक जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम होगा 7.25 और मिनिमम होगा 5.75। यदि आप 30 में से 5 या 6 क्वेश्चन या मैक्सिमम 7 क्वेश्चन बिल्कुल सही सही कर देते हैं तो आपका इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ निकल जाएगा। ठीक है, ये है आपका रीजनिंग का कट ऑफ 13.50 टू 15.25। ठीक है, ये मैक्सिमम है 15.25। इतने क्वेश्चन आप कर देते हैं तो सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। और ये है आपका मैथ का कट ऑफ 12.25 टू 13.50। और ओवरऑल कट ऑफ जो जाएगा वो आपका 37.50 से लेके 42.75 तक जाएगा। ये सारे कट ऑफ मैंने आपको दी हैं। इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको अपनी 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 प्रिपरेशन करनी है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, सारे सब्जेक्ट्स की और इंग्लिश की पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सारे सेक्शंस की, सारे क्वेश्चन के साथ बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। तो इसलिए प्लीज़ इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एंड तक देखिए प्लीज़, इसमें बीच में स्किप मत करिए। सारे सेक्शन, इंग्लिश में जितने भी सेक्शन है उसके सारे सेक्शन के सारे क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से अप्रोच आपको उनको करना है। ठीक है, ये है करेक्ट सीक्वेंस टू सॉल्व 3 सेक्शंस। देखिए, 3 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश। तो ये है करेक्ट सीक्वेंस। पहले आपको रीजनिंग करना है, उसके बाद मैथ्स करना है, उसके बाद इंग्लिश करना है। तो ये तो एक जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया है कि इस तरीके से वो करते हैं। लेकिन आपको करना चाहिए, आप जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रांग है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, पहले आपको वो सब्जेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये एकदम आइडियल सीक्वेंस है कि पहले आप रीजनिंग करें, उसके बाद मैथ्स करें और उसके बाद लास्ट के 16 मिनट में इंग्लिश करें। तो इसको करना कैसे है, देखिए, रीजनिंग को करना है आपको 22 मिनट में, मैथ्स को करना है आपको 22 मिनट में और इंग्लिश को करना है आपको 16 मिनट में। तो टोटल आप रीजनिंग को दीजिए 20 मिनट। ये 2 मिनट मैंने जो यहाँ पर रखे हैं, ये उसको टिक मार्क करने के लिए, उस आंसर को सेव करने के लिए मैंने रखे हैं यहाँ पर। तो टोटल आपको 20 मिनट रीजनिंग के लिए मिलेंगे। तो 20 को यदि 60 से हम डिवाइड करें
तो ये आ गया आपका सेकंड्स में टाइम, यानी 1200 सेकंड मिलेंगे आपको रीजनिंग के लिए, और 1200 सेकंड में 35 क्वेश्चन करने हैं, यानी हर क्वेश्चन के लिए आपको 34 सेकंड का टाइम मिलेगा। हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है 34 सेकंड में, इसको आप ध्यान रखिए। और मैथ का क्वेश्चन भी हर क्वेश्चन आपको 34 सेकंड में, 34 सेकंड में करना है। और इंग्लिश का हर क्वेश्चन 840 सेकंड्स मिलेंगे इंग्लिश के लिए टोटल आपको, और 30 क्वेश्चन करना है। तो इंग्लिश के लिए जो टारगेट आपको सेट करना चाहिए वो होगा 28 सेकंड। मतलब इस टाइम फ्रेम में आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। मतलब जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करें घर पर और प्रैक्टिस करें, तो आपको एक क्वेश्चन को इस टाइम में सॉल्व करना है, 34 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इससे पहले कर लेते हैं 10 सेकंड में तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये आपका एक डेडलाइन है या टारगेट है। मतलब 34 सेकंड में आपको मैथ, 34 सेकंड में रीजनिंग और 28 सेकंड में इंग्लिश का आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से इस टाइम लिमिट को ध्यान में रखकर आपको जो प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं, जो सैंपल पेपर लगाने हैं, वो इस तरीके से आपको लगाने हैं। और यहां पर एक कंक्लूजन निकाला गया है, ये काफ़ी सारी वेबसाइट ने एक कंक्लूजन निकाला है, और मैं भी इससे एग्री करता हूं काफ़ी हद तक, कि इफ़ यू कैन सॉल्व 60 क्वेश्चंस विद 80% एक्यूरेसी, योर सेक्शनल एंड ओवरऑल कट ऑफ विल बी क्लियर्ड। मतलब यदि आप 60 क्वेश्चन कर देते हैं, टोटल 100 में से 60 क्वेश्चन 80% की एक्यूरेसी के साथ, वैसे तो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ ही करना चाहिए, लेकिन 80% एक्यूरेसी के साथ भी कर देते हैं आप, तो आपका सेक्शनल कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इंग्लिश का सेक्शन सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस का क्या मतलब है। सीक्वेंस का ये मतलब है कि इंग्लिश में जो सेक्शंस आएंगे आपके, उनको आपको इस सीक्वेंस में करना है। ये है आइडियल सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है स्पॉटिंग एरर, उसके बाद आपको करना है फिलअप्स, उसके बाद आपको अप्रोच करना है क्लोज टेस्ट को, उसके बाद आपको करना है पैरा जंबल, और उसके बाद करना है आपको आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पॉटिंग एरर को टैकल करना थोड़ा सा इजी रहता है, और आपके आईबीपीएस क्लर्क में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिंपल आएंगे ग्रामर के बेस पर। अभी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद फिलअप, ये भी बहुत सिंपल है। क्लोज टेस्ट सिंपल है। पैरा जंबल स्टोरी बेस्ड आएगा, टेक्निकल भी आ सकता है। टेक्निकल और स्टोरी बेस्ड के 50-50% चांसेस हैं, दोनों ही आ सकते हैं। और उसके बाद करिए आरसी। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट सीक्वेंस है। आपको इस सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इंग्लिश सेक्शन में। और यदि आप पहले ही आपने इसको यदि उल्टा कर दिया कि आपने पहले आरसी किया फिर पैरा जंबल किया, तो उसमें आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की स्ट्रेटजी है, और मैं इससे पूरी से एग्री करता हूं कि आपको इसी तरीके से अप्रोच करना चाहिए। और देखिए आरसी जो है आपका, आरसी में सीक्वेंस क्या होगा। आरसी में सबसे पहले आपको सिनोनिम एंटोनिम्स करने हैं, क्योंकि वो सिंपल होते हैं। और उसके बाद आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस जो किसी डेटा पर बेस्ड हैं, किसी रिपोर्ट पर बेस्ड हैं, फैक्ट्स उसमें जिसमें आपको पूछे जा रहे हैं, वो करना है। उसके बाद इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कंक्लूजन आपसे पूछा जाता है, किस लाइन का क्या मतलब निकल रहा है, और वहां से कंक्लूड करने के लिए पूछा जाता है, तो उसको सबसे बाद में करना है। और थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है उसमें, तो उसको आपको स्किप करना है, छोड़ना है। केवल जिनमें आप 100% श्योर हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को टिक मार्क आपको करना है। तो ये है इंग्लिश सेक्शन का सीक्वेंस, आइडियल सीक्वेंस जो आपको अप्लाई करना है। और नीचे दिया है आरसी का ये सीक्वेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। इंग्लिश सेक्शन का सिलेबस क्या होगा। देखिए इंग्लिश सेक्शन में आपके आईबीपीएस क्लर्क में ये टॉपिक्स कवर एग्जामिनर कर सकता है। स्पॉटिंग एरर, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर का ही एक पार्ट है, स्पॉटिंग एरर का ही एक पार्ट है, लेकिन ये अलग तरीके से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक और इनएप्रोप्रिएट वर्ड ये पूछ सकते हैं। क्लोज टेस्ट आपसे पूछ सकते हैं। पैरा जंबल आपसे पूछ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही आएगा, फिलअप्स आएगा, और आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स आएंगे। लेकिन जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आएंगे वो रिलेटिव होंगे। रिलेटिव का मतलब वो होंगे आपके पैसेज पर बेस्ड, एब्सोल्यूट नहीं होंगे। एब्सोल्यूट मतलब जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग बताना होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं एसएससी एग्जाम में। इसमें आपके जो सिनोनिम एंटोनिम आएंगे वो रिलेटिव सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे, मतलब उसका पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है वो आपको बताना है।
तो ये है कंप्लीट सिलेबस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलअप और सिनोनिम और एंटोनिम, ये 8 टॉपिक्स, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है। और कवर कैसे करना है, उनको पढ़ना कैसे, स्टडी कैसे करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये है मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश पैटर्न, ये तो मैंने आपको अभी सिलेबस बताया है, और ये है पैटर्न, मतलब ये पैटर्न आपका एग्जाम में आ सकता है कि आरसी के 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 या 10 होंगे, क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 5 क्वेश्चन आएंगे, स्पेलिंग के 5 क्वेश्चन, पैराजंबल के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, और फिलअप्स के 2 क्वेश्चन। तो ये है आपका एक मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश पैटर्न, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। हाउ टू अप्रोच इंग्लिश सेक्शन। अब इंग्लिश सेक्शन में देखिए इस तरीके से आपकी एरर्स आएंगी, जैसे ये स्पॉटिंग एरर का मैंने बताया है। तो बैंकिंग में आपके जो एरर आएंगे, स्पॉटिंग एरर, देखिए इसका लेवल आप देख लीजिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके के एरर आएंगे। ये क्वेश्चन दिया है और 5 भागों में डिवाइडेड है ये। मैनी टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द बैंक अटेंड्स द इनॉग्रेशन ऑफ द ब्रांच लास्ट वीक। क्या गलती है इसमें, देखिए यहां पर ये प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो यहां पर अटेंड की जगह अटेंड होना चाहिए, सिंगुलर में नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। लेकिन ये अटेंड भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर लास्ट वीक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा, और यहां पर अटेंड्स की जगह होगा अटेंडेड, और आपका आंसर होगा बी। तो इस तरीके से देखिए, अब यहां पर मैं इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकता हूं कि इस पूरे क्वेश्चन में बी के अलावा और कहीं पर भी गलती नहीं है, और मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि यहां पर गलती क्यों है। क्योंकि यहां पर लास्ट वीक दिया हुआ है, तो ये सेंटेंस पास्ट में लिखा जाएगा, प्रेजेंट में नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जब आप किसी सेंटेंस को, जब आप किसी क्वेश्चन को 100% श्योर हैं उसके बारे में, और उसको आप प्रूव कर सकते हैं कि यहां पर यही क्वेश्चन आएगा, तभी आपको उसको टिक मार्क करना है। यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से छोड़ना है, ठीक है। और देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ऑल दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शुड बी रजिस्टर्ड। अब देखिए यहां पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया है, और यदि आप ध्यान से पढ़ें तो यहां पर दिया हुआ है दिस, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ आएगा दीज, दिस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर है ए, मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर है आपका ए, और यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका बी। और दोनों के ही बारे में मैं 100% श्योर हूं, मैं जस्टिफाई कर सकता हूं। मैं इस चीज को बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि स्टूडेंट जो हैं वो भी इसी अप्रोच को अपनाएं कि जब वो किसी चीज को जस्टिफाई कर सकें, जब वो बता सके कि मैं इसको प्रूव कर सकता हूं कि यहां पर ही गलती है, इतना मैं कॉन्फिडेंट हूं, तभी आपको उसको लगाना है, अदरवाइज आपको उसको छोड़ना है। अब देखिए ये है रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट वर्ड। इनएप्रोप्रिएट वर्ड और रॉन्गली स्पेल्ड के क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, आप देख सकते हैं, आपको पूरा एक अंदाजा लग जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है और इसमें आप ध्यान से देखिए, 4 जो वर्ड है उनको हाईलाइट किया गया है, उनको बोल्ड किया गया है। मतलब एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि इस सेंटेंस में या तो इन वर्ड्स की स्पेलिंग में गलती होगी, या वो वर्ड जो होगा वो सेंटेंस के हिसाब से या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इनएप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो वो आपको देखना है। अब देखिए जैसे ये वाला सेंटेंस, तो इसमें हैप्पीली की स्पेलिंग गलत है, तो आपका बी आंसर हो गया, ठीक है। इसमें देखिए वी मे लाइक नॉर डिसलाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें इस सेंटेंस में क्या होगा, इसमें ये नॉर गलत है, क्योंकि नॉर का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम और का प्रयोग करते हैं। तो वी मे लाइक और डिसलाइक, चाहे हमें पसंद हो ना हो, लेकिन हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को फेस करना होगा। तो यहां पर आपका बी आंसर है, ठीक है। यहां पर देखिए inexperienced listener often lose a great deal of the matter presented to them, मतलब जो व्यक्ति ध्यान से किसी चीज को नहीं सुनता है, वो कंटेंट को, जो उसको कंटेंट दिया जा रहा है उसको वो खो देता है। तो खोने की स्पेलिंग क्या है, खोने की स्पेलिंग है LOSE, और यहां पर लिखा है LOOSE। इस लूज का मतलब होता है ढीला, तो यहां पर आपका सी गलती है। कितना सिंपल है देखिए, और ये रियल क्वेश्चन से इसी तरीके के क्वेश्चन आपके क्लर्क के प्री में निश्चित रूप से आएंगे, ठीक है। इनमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जिनके बारे में आप 100% श्योर हैं। अब आप देखिए ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक सेंटेंस दिया है, एक पर्टिकुलर पार्ट उसका बोल्ड में दिया हुआ है, उसमें गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि है
तो आप वो गलती बताइए, और नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब देखिए, आई वॉज टेकन बैक व्हेन ही सडनली कॉल्ड आउट माई नेम। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने अचानक से मेरा नाम पुकारा। तो आश्चर्य करने को हम बोलते हैं टेकन अबैक, टेकन बैक नहीं होता। तो इसमें आई वॉज टेकन अबैक, इसमें सी आंसर हो गया आपका। ठीक है, हैव ग्रोन अप इन न्यूयॉर्क, आई हैव नेवर टेस्टेड स्पाइसी फूड अंटिल आई अराइव्ड इन इंडिया। तो इसमें हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि चूंकि मेरा पालन पोषण न्यूयॉर्क में हो चुका है, मैं उस चीज़ को ख़त्म कर चुका हूँ, इसलिए मैंने स्पाइसी फूड कभी भी टेस्ट नहीं किया जब तक कि मैं इंडिया नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा इसको आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके आपको बोलना पड़ेगा हैविंग ग्रोन अप इन न्यूयॉर्क, क्योंकि हैविंग का मतलब होता है कि वो चीज वहां पर, कोई एक्शन वहां पर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हैविंग ग्रोन अप इन न्यूयॉर्क यहां पर आपका आंसर होगा। तो ये है आपके सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या इसमें डिफिकल्ट है? एकदम से सरल क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये है आपका पैराजंबल। देखिए, पैराजंबल इस तरीके से आएगा आपका, ये स्टोरी बेस्ड पैराजंबल है। 6 क्वेश्चन दिए हैं और इसको आपको सॉल्व करना है। किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए, आप आराम से पढ़ लें आप इसको। इसी तरीके का पैराजंबल आने की पूरी संभावना है स्टोरी बेस्ड। नॉर्मली पैराजंबल आईबीपीएस क्लर्क में टेक्निकल नहीं आएगा, पैराजंबल आपका स्टोरी बेस्ड ही आएगा, और ये स्टोरी बेस्ड ही है। तो इसको किस तरीके से फिगर आउट करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेंटेंस देखना है। अब देखिए, इसमें यहां पर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व होगा ये। यहां पर मैन से पहले दा लगा हुआ है, दा मैन। ठीक है, यहां भी दा बॉय, यहां भी दा ड्राइवर, यहां पर नहीं है, देखिए ए मैन है यहां पर। ठीक है, यहां पर भी दा ड्राइवर और यहां पर भी दा बॉय। देखिए, जब हम किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करते हैं तो हमेशा उसको इनडेफिनिट आर्टिकल से शुरू करते हैं। जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूं, किसी डॉक्टर के बारे में बोल रहा हूं, तो मैं सबसे पहले ए डॉक्टर बोलूंगा। तो उसके बाद जब आगे के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें मैं दा डॉक्टर, दा डॉक्टर, दा डॉक्टर इस तरीके से लगाऊंगा। ठीक है, तो किसी भी पैराग्राफ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू करते हैं उसको इंडेफिनिट आर्टिकल से। डेफिनेट आर्टिकल बाद में आता है, क्योंकि बाद में वो चीज़ सर्टेन हो जाती है, पर्टिकुलर हो जाती है। जैसे शुरू में मैं डॉक्टर के बारे में कुछ बोल रहा हूं तो मैं जानता नहीं हूं उस डॉक्टर को। अब चूंकि उसका रेफरेंस आ चुका है, इसलिए मैं उसके बारे में फिर बोलूंगा दा डॉक्टर, दा डॉक्टर, दा डॉक्टर। पहले मैं बोलूंगा ए डॉक्टर। तो इसी में सारे सेंटेंस देखिए, सारे सेंटेंसेस में डेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं होंगे, फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका ये, क्योंकि इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल लगा हुआ है। ठीक है, तो डी आपका जो होगा वो फर्स्ट सेंटेंस होगा। ए मैन वॉज ड्राइविंग डाउन अ हाईवे व्हेन ए ब्रिक स्मैश्ड ऑन द साइड ऑफ हिज एक्सपेंसिव ब्रांड न्यू कार। मतलब एक आदमी हाईवे पर जा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी से एक ईंट स्मैश हो गई, मतलब टकराई, किसी ने फेंकी थी वहां पर। ठीक है, तो डी फर्स्ट सेंटेंस हो गया। अब जब ईंट उससे टकराई तो उसके बाद वो बंदा क्या करेगा, उसके बाद वो ये करेगा, द मैन इमीडिएटली गॉट ऑफ द कार रोकी और उतर के नीचे आ गया। तो एक कॉमन सेंस है कि उसके बाद आपका ए आ जाएगा। द मैन इमीडिएटली गॉट ऑफ द कार, स्लैप्ड द यंग बॉय हु हैड थ्रोन द ब्रिक एंड आस्क्ड हिम व्हाई ही डिड सो। वो गाड़ी से उतरा और उसने एक लड़के को एक चांटा मारा, जिस लड़के ने ईंट उसकी कार पर फेंकी थी। ठीक है, तो इसके बाद डी हो गया, डी के बाद आपका ए हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा? ठीक है, अब चूंकि उसमें उसने चांटा मारा, उसको स्लैप किया, तो बॉय वॉज इन टीयर्स एंड सेड दैट ही हैड टू डू सो। पहले उसने क्वेश्चन पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तभी तो वो बोलेगा। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, एक वर्ड आ रहा है सो, और ये सो का रेफरेंस इस वाले सेंटेंस में है, क्योंकि इसमें उससे पूछा जा रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो इसलिए यहां पर वो जवाब दे रहा है कि उसने ऐसा इसलिए किया, तो इसलिए यहां पर आपका एफ सेंटेंस आएगा। अब देखिए इसको पढ़िए, द बॉय वॉज इन टीयर्स एंड सेड दैट ही हैड टू डू सो एज नो वन ऑन द हाईवे हैड स्टॉप्ड टू हेल्प हिज हैंडीकैप्ड ब्रदर। मतलब उसका हैंडीकैप्ड जो ब्रदर था वो रोड पर गिर गया था और कोई भी उसको उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसने उस कार में ईंट मारी और उसको रोक दिया। तो ये आ जाएगा इसके बाद। ठीक है, द बॉय वॉज इन टीयर्स एंड सेड दैट ही हैड टू डू सो एज नो वन ऑन द हाईवे हैड स्टॉप्ड टू हेल्प हिज हैंडीकैप्ड ब्रदर। तो इसके बाद ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? अब इसके बाद घटना में क्या होगा उसके बाद देखिए, ये वाला सेंटेंस आप लगा सकते हैं, द बॉय देन रिक्वेस्टेड। देखिए यहां पर इस वर्ड को देखिए, देन वर्ड, मतलब इससे पहले कोई काम हुआ है, उसके बाद उसने ये किया है।
ठीक है, पहले उसने बोला कि पहले उसने वो रोने लगा और उसने बोला कि मैंने पत्थर इसलिए मारा क्योंकि मेरे मेरे जो भाई है जो इंजर्ड है वहां पे गिरा हुआ है, उसको उठाने को कोई तैयार नहीं है। और उसने उसके बाद फिर उससे रिक्वेस्ट किया, तो इसलिए यहां पर बी सेंटेंस उसके बाद आ जाएगा। द बॉय देन रिक्वेस्टेड द ड्राइवर टू हेल्प हिम सिंस ही वॉज अनेबल टू लिफ्ट हिज इंजर्ड ब्रदर अलोन। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसमें इस वाले सेंटेंस में लिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए लिफ्ट का रेफरेंस इसमें भी आ रहा है इस सेंटेंस में, ई वाले सेंटेंस में। ठीक है, मूव्ड बियॉन्ड वर्ड्स द ड्राइवर अपोलोजाइज टू द यंग बॉय। उसके बाद ड्राइवर ने उससे माफी मांगी और उसके भाई को उठाया, तो उसके बाद आपका ई आ जाएगा। और आखिरी में आपका द ड्राइवर स्टूड टू वॉच द यंग बॉय। जब उसने उसकी हेल्प कर दी ड्राइवर ने, तो वो जो लड़का था जिसका भाई घायल हो गया था वहां पर उसको व्हील चेयर पर रख के वो वहां पर ले गया और ड्राइवर खड़ा होकर उसको देखता रहा। तो सी इसमें एंड में आ जाएगा। तो आपका ये सीक्वेंस बन गया DAFBEC। ठीक है, ये स्टोरी बेस्ड पैराजंबल है और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देना है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट है, कौन सा सेंटेंस सेकंड है, कौन सा सेंटेंस थर्ड है। फर्स्ट जैसे अगर आपसे पूछा जाए थर्ड सेंटेंस कौन सा है, तो थर्ड का आंसर होगा आपका एफ। इस तरीके से आपको, और मैंने लॉजिक क्या बताया, देखिए डेफिनेट आर्टिकल्स का मैंने लॉजिक बताया है कि कोई भी पैराग्राफ शुरू होगा तो वो इंडेफिनेट आर्टिकल से शुरू होगा। उसके बाद में उसमें जैसे पहले इसमें मैन के पहले हमने ए लगाया है, उसके बाद हमने उसको दा बोला है क्योंकि यहां पर वो मैन का रेफरेंस पहले आ चुका है। तो जब मैन का रेफरेंस फर्स्ट टाइम आया है तो पहले हमने ए लगाया है, जब वो नोन हो गया है उसका रेफरेंस आ गया है तो उसके बाद फिर दा लगाया है। और घटना किस तरीके से आगे बढ़ रही है, घटना में एक घटना का एक नॉर्मल सक्सेशन क्या होगा, एक नॉर्मल सीक्वेंस क्या होगा, उसको आपको ध्यान में रख के इन सेंटेंसेस को जमाना है। तो ये है आपका स्टोरी बेस्ड पैराजंबल या डिस्क्रिप्शन बेस्ड पैराजंबल। तो इस तरीके का पैराजंबल आएगा आपको, और जब आप 100% श्योर हैं तभी आपको उसको करना है। फर्स्ट सेंटेंस के बारे में जैसे आपको 6 हैं तो 6 में से 2 या 3 क्वेश्चन के बारे में आप श्योर हो सकते हैं कि ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा, ये लास्ट होगा। नॉर्मली फर्स्ट और लास्ट को आप कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप श्योर नहीं है उसको आप मत लगाइए। अगर श्योर हैं तो आप लगा सकते हैं उसको। ये है आपका क्लोज टेस्ट। देखिए क्लोज टेस्ट इस तरीके से आएगा आपका। According to the United Nations, in the past 50 years, large areas all over the world have become deserts. मतलब यूनाइटेड नेशन ने ये बोला है कि पिछले 50 साल में काफ़ी सारा एरिया वर्ल्ड का वो डेजर्ट में चेंज हो गया है, रेगिस्तान बन गया है वो। वन रीज़न इज वी एज्यूम, उसका रीज़न क्या है, उसका वन रीज़न ये है कि हम ये मानते हैं, वी एज्यूम दैट नेचुरल बेल्ट। अब यहाँ पर दिया है ट्री, विंड, वाटर, तो क्या आ सकता है इसमें, इसमें आएगा आपका सच, क्योंकि यहां पर ये सीक्वेंस में दिया है। सच एज का मतलब होता है, एग्जाम्पल जब हम देते हैं तो सच एज लगाते हैं, सच एज ट्री, विंड, वाटर एंड सॉइल। अब चूंकि कई सारी चीजें हैं और यहां पर नो वैल्यू दिया है तो नो वैल्यू के साथ यहां पर आएगा हैव, क्योंकि हम मानते हैं कि इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, ट्री, विंड, वाटर, क्योंकि ये चीजें हमें फ्री में मिल जाती हैं। नो वैल्यू बिकॉज, ये बिकॉज है, बिकॉज दे आर फ्री। ठीक है, वी ऑल्सो, अब यहां पर आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ये, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए यहां पर आपको। वी ऑल्सो तो नोन नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, और सीन भी नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म नहीं है। वी ऑल्सो वरी नहीं आएगा, डिस्कवर नहीं आएगा। वी ऑल्सो दैट दीज रिसोर्सेज हेल्प कंट्रीज क्रिएट वेल्थ। मतलब हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये किसी कंट्री को वेल्थ बनाने में मदद करती हैं, तो यहां पर आपका आंसर होगा वी। We also forget that these resources help countries create wealth। और यहां पर देखिए क्या ऑप्शन दिया है, यहां पर आपका ऑप्शन है इन, सिंस, while, as, like, तो यहां पर आएगा आपका इन। ठीक है, इन मैनी कंट्रीज, क्योंकि कंट्री के अंदर होता है तो कंट्रीज के साथ हम इन लगाएंगे। इन मैनी कंट्रीज इन अफ्रीका प्रोग्राम्स हैव बीन। ठीक है, हैव बीन है ये, हैव बीन। अब चूंकि ये हैव बीन है यहां पर तो इसलिए यहां पर थर्ड फॉर्म ही आ सकता है, हैव बीन स्टार्टेड यहां पर आएगा, क्योंकि अप्लाइड नहीं आ सकता, वर्क नहीं आ सकता। हैव बीन स्टार्टेड टू रिस्टोर लेक्स एंड रिवर्स। ठीक है, काफ़ी सारी कंट्रीज में बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं जिनकी मदद से लेक्स और रिवर्स को, रिवर्स का जो पानी है उसको वापस लाया गया है जो सूख गई हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से। दिस हैज़, अब यहाँ पर हैज़ दिया हुआ है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म आप लगा सकते हैं। थर्ड फॉर्म कौन सी है इसमें, थर्ड फॉर्म है आप इसमें बेनिफिटेड। ठीक है, इस चीज़ से बेनिफिट हुआ है। So this has benefited farmers and provided jobs to 100 of, और यहां पर आएगा आपका people।
क्योंकि जॉब्स जब हम मिलती है तो जॉब्स हम देते हैं, लोगों को देते हैं, कंट्रीज को नहीं देते, सिटीजन को नहीं देते और फैमिलीज को नहीं देते, पीपल होते आए, वो जनरल टर्म में बात हो रही है यहाँ पर, तो पीपल इसमें आएगा। तो इस तरीके से देखिए ये क्लोज टेस्ट है आपका, क्लर्क लेवल का इस तरीके का क्लोज टेस्ट आएगा। इसको यदि आप कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे रियल एग्जाम में भी। और इसमें यदि आपको दिक्कत आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ये देखिए ये है फिलर्स। फिलर्स इस तरीके से आएंगे आपके एग्जाम में, IBPS क्लर्क में। द पेट शॉप हैड ए डॉग, ठीक है, आई प्लान टू यूज द, अब देखिए इसमें आएगा आपका पेट, आई हैड ए पेट डॉग, द पेट शॉप हैड ए पेट डॉग, नहीं होगा, ये अर्न नहीं होगा। द पेट शॉप हैड ए अर्न डॉग, द पेट शॉप हैड ए प्राइज डॉग, आई प्लान टू यूज द प्राइज मनी, ये आंसर होगा इसमें आपका, प्राइज इसमें आंसर होगा। मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये दोनों में सूट कर जाएगा। देखिए यहाँ पर आई प्लान टू यूज द प्राइज मनी टू पे माई एजुकेशन, द पेट शॉप हैड ए प्राइज डॉग, मतलब पेट शॉप में एक ऐसा डॉग था जिसके ऊपर प्राइज रखा गया था, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। रेयर से बात नहीं बनेगी, रेयर से कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। द पेट शॉप हैड ए रेयर डॉग, ठीक है, चलो रेयर ऊपर वाले में आ जाएगा लेकिन नीचे वाले में नहीं आएगा। रेयर मनी सेंसलेस है पूरी तरीके से, ठीक है। और बोरोड नहीं आएगा, बोरोड इसमें आ सकता है मनी वाले में लेकिन इसमें नहीं आएगा। बोरोड डॉग तो वो गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें दिस ईयर आई हैव बीन इलेक्टेड एज ए, क्लास के साथ कौन सा वर्ड जुड़ेगा, क्लास के साथ केवल मॉनिटर वर्ड ही जा सकता है, तो इसमें मैं 100% श्योर हूं। जब यहां पर मैं श्योर हूं तो यहां पर अपने आप वो चीज सही हो जाएगी, यहां पर भी मॉनिटर आएगा, ठीक है। आप मॉनिटर कीप्स ट्रैक ऑफ ए पेशेंट हार्ट बीट इन द ICU, इस तरीके से ये आपका सही हो जाएगा। ये है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इस तरीके से आएगा, देख लीजिए आप इसको, इसको आप पढ़ें। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल होंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल होंगे, तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन पढ़ के उसमें से जो कीवर्ड है उसका रेफरेंस लेके आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है 121 मिलियन की बात हो रही है, द फिगर ऑफ 121 मिलियन इंडियन एज इंटरनेट यूजर्स, 121 मिलियन की बात हो रही है इसमें, तो 121 मिलियन देख लीजिए इसमें कहाँ पर है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। 121 मिलियन इंडियंस विल बी एक्सेसिंग इंटरनेट एट लीस्ट वंस अ वीक, वीक में एक बार, तो इसका आंसर होगा वंस अ वीक, डी इसका आंसर होगा, ठीक है। यहां पर इसका आपको सिनोनिम देना है कि सरपास, यहां पर एक वर्ड आया है सरपास, ये लिखा हुआ है सरपास, यहां पर एक वर्ड आया है सरपास, तो सरपास का सिनोनिम पूछा है। सरपास का सिनोनिम होता है किसी को पीछे छोड़ देना, तो आउटडू इसका आंसर होगा, ठीक है। इंडिया इज एडिंग इंटरनेट यूजर्स एट द रेट ऑफ, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि इंडिया में जो इंटरनेट यूजर ऐड हो रहे हैं वो 5 to 7 मिलियन यूज हो रहे हैं, इसका मतलब हुआ 50 से 70 लाख ए मंथ, तो ये बी वाला आपका आंसर हो जाएगा इसमें। इस तरीके का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा इसमें आपके एग्जाम में, इसको आप पढ़ लीजिए आराम से, और क्वेश्चन पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आंसर देना है। आपको कीवर्ड देख के, जैसे फर्स्ट में मैंने बताया 121 मिलियन दिया है, तो 121 मिलियन देख के वहां पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा सा नज़र मार लीजिए, उससे आपको इसको आसानी से जल्दी से आप कर सकते हैं। यदि आपको टाइम है, टाइम बचता है यदि आपके पास, तो आप उसको पूरा पढ़ के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और 90% केसेस में ये फैक्चुअली होगा और सिंपल होगा, इसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं होगा। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको स्टडी करना है IBPS क्लर्क के लिए। आपका जो प्लान होगा वो किस तरीके से होगा, देखिए ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2 फुल स्केल सैंपल पेपर आपको डेली लगाना है, आज से लेके 26-27 तारीख तक, यानी 25 तारीख तक आप मान लीजिए, 25 तारीख तक आपको 2 सैंपल पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन हो, उनको आपको 1 घंटे के अंदर लगाना है, टाइमर सेट करके, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय आपको ग्रामर की बुक वगैरह नहीं पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सैंपल पेपर लगाना है, मिनिमम आपको 2 तो लगाना ही लगाना है, ठीक है। 2 आपको इंग्लिश सेक्शन के पेपर लगाना है, 16 मिनट में इसको सॉल्व करना है, डेली ये काम करना है आपको। और लगाने के बाद इसको एनालाइज करना है, एनालाइज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड मेजर देम अगेंस्ट द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है वो आपको इनको एनालाइज करना है, आपको ऐड करना है, और फिर देखना है कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आपके आ रहे हैं कि नहीं, उतने ही टाइम में जितने टाइम में एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको करना है। हिंदू पेपर, रीड द हिंदू एडिटोरियल डेली, ये आपको डेली करना है,
30 मिनट मतलब हिंदू पेपर को आपको देने हैं डेली। रीड द हिंदू एडिटोरियल डेली, 30 मिनट इसको आपको डेली देना है। ये मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। डू नॉट रीड ग्रामर बुक, ग्रामर बुक में टाइम वेस्ट अभी इस समय नहीं करना है आपको। स्टॉप स्टडिंग 2 डेज बिफोर योर एग्जाम, यानी आपका एग्जाम 26 को है तो 24 को आपको पढ़ाई खत्म कर देनी है। 24 को आपको केवल सोना है और रिलैक्स होना है और अपने माइंड को फ्रेश करना है। डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन गुड स्लीप, ठीक है, गहरी नींद लेनी है, उससे आप फ्रेश रह पाएंगे। एंड डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन हेल्थ एंड टेक रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम स्टडी। तो ये 8 पॉइंट आपको इनको अच्छे तरीके से आपको अप्लाई करना है जिस तरीके से मैंने बताया है, और इनको आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इस बात में कोई शक नहीं है कि IBPS क्लर्क 110% आप निकाल पाएंगे। और उसके बाद आप मेंस का मैं आपको प्रिपरेशन बताऊंगा पूरी, और मेंस की तैयारी करके आपको डेफिनेटली IBPS क्लर्क में आपका हो पाएगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, और यदि आपको ये अच्छा लगा आपके एग्जाम के लिए और प्रिपरेशन के लिए तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.